जय हिंद साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक आज बहुत बड़े सफ़र की शुरुआत करता हूँ। एक बड़ी सोच है, एक बड़ी कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक इसमें मैं कामयाब हो पाता हूँ। कोशिश ये है कि पूरी ग्रामर को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ 50 वीडियोस के माध्यम से पूरी ग्रामर को बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा, शब्दों और उदाहरण के माध्यम से आप तक पहुंचने की मैं कोशिश करता हूं। मेरे इतने लंबे सालों के अनुभव के दौरान मैंने यही देखा है कि जब कोई एक आम इंसान, जब एक कोई स्टूडेंट, जब कोई एक हाउसवाइफ, जब कोई एक प्रोफेशनल पर्सन इंग्लिश के बारे में सोचता है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सोचता है, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सोचता है, इंटरव्यू को अच्छे से क्वालिफाई करने के बारे में सोचता है, तो बड़ा कंफ्यूज रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि ग्रामर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कौन सा चैप्टर से शुरुआत करें, कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। तो बड़ा एक कन्फ्यूजन का माहौल रहता है। तो मेरा आपसे ये कमिटमेंट है, मेरा आपसे ये वादा है कि मैं अपने इन 50 वीडियोस के माध्यम से ये जितनी भी समस्याएं, जितनी भी कन्फ्यूजन है कम्युनिकेशन स्किल का, स्पोकन इंग्लिश का, ग्रामर का, यकीन जाने आप वो सारा कन्फ्यूजन हम मिलके उसको ख़त्म कर देंगे। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ी शुरुआत करने की मेरी कोशिश है और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम्स के कुछ लाइनों से ज़रूर मैं शुरू करना चाहता हूँ। पोएम का शीर्षक है, टाइटल है द विल टू विन बाय बर्टन ब्रेले साहब। वो कहते हैं कि इफ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, गो आउट एंड फाइट फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम, योर स्लीप, योर पीस फॉर इट, इफ ओनली द डिजायर ऑफ इट मेक्स यू क्वाइट मैड इनफ, नेवर टू टायर ऑफ इट, मेक्स यू होल्ड ऑल ऑफ द थिंग्स टॉडरी एंड चीफ फॉर इट। बहुत बड़ा मीनिंग है और इतनी ही ऊर्जा की और इतने ही कोशिशों के साथ आज पहला दिन मैं शुरू करता हूं इस लंबे सफ़र का। और इसमें आज का पहला दिन एक सिंपल एक वर्कशीट के माध्यम से शुरू करता हूं, हमें समझ में तो आए कि हमें दिक्कत कहाँ होता है। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वॉज और वर, ये जो इस्तेमाल करने में जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि वॉज वर में से वॉज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, इसको हम देखते हैं। हैज़ हैव में से हैज़ कहाँ लगता है और हैव कहाँ लगता है। डू डज में से डू कहाँ लगता है और डज कहाँ लगता है। प्लेस की बात कर लें तो इसमें से प्ले कहाँ लगेगा और प्लेस कहाँ लगेगा। और लास्ट में मैंने इज़ेमार सबसे नीचे लिखा है क्योंकि ये बड़ा आसान होता है, ये तो हमें सभी को आता है। तो पहले एक वर्कशीट के माध्यम से शुरुआत करते हैं। इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स लिखता हूँ। आई, पहला सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, दे, राम। यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे राम जो मैंने लिखा है यहाँ पे अपना खुद नाम लिखना, आपका नाम, और राम और श्याम, यहाँ राम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे और श्याम की जगह आपका जो भी कोई बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिखेंगे। इसमें करना क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको और इसको खुद आप करने की कोशिश करेंगे और उसमें देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में करना क्या है, मेरा ये बड़ा फेवरेट एक्सरसाइज है। जब भी मुझे कभी किसी को कुछ बताना होता है, कुछ समझना होता है, किसी के साथ कुछ शेयर करना होता है, तो ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर उनको देता हूँ। इसकी शुरुआत इसमें ये करना है, इनमें से हमें चूज़ करना है। आई के साथ वॉज वर में से क्या लगना है, आई के साथ हैज़ में से क्या लगना है, आई के साथ डू डज में से क्या लगना है, आई के साथ
प्ले प्लीज में से क्या लगना, आई के साथ इजेमा में से क्या लगना। ये वर्कशीट आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके इसको पहले कोशिश करें, फिर आंसर्स तक मैं पहुंचता हूं। आंसर्स तो अभी मैं लिख देंगे, बट फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आंसर्स आया क्या, इसके पीछे मुद्दा क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, वहां तक पहुंचेंगे। बट पहले मैं इसको एक आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। आई वॉज वर्ब में से वॉज। ऐसे आई के साथ वर भी लगता है जब हम इमेजिन करते हैं, काश मैं बिलियनियर होता। आई विश आई वर अ बिलियनियर, वहां पे आई के साथ वर भी लगता है इमेजिनरी कंडीशंस में। हैज में से आई के साथ हैव, डू डज में से आई के साथ डू, प्ले प्लेज में से आई के साथ प्ले, और इजेमा में आई के साथ एम। ये पूरा वर्कशीट आप खुद बनाएं। अभी तो मैं आंसर्स यूं कर देता हूं, बट इसके पीछे वजह क्या है उसको जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, और राम एंड श्याम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। सबके साथ आप खुद करें पहले आप। फिर वी के साथ वॉज वर्ब में से वर, हैजर में से हैव, डूडज में से डू, प्ले प्लेज में से प्ले, इज ए माम में से आर। यू के साथ वर, हैव, डू, प्ले, आर। ही के साथ वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। शी वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। दे के साथ वर, हैव, डू, प्ले, आर। राम के साथ वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। और राम एंड श्याम के साथ वर, हैव, डू, प्ले, आर। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही असरदार और बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। इसको हमने समझा, बट इस ये तो आंसर्स मैंने कर दिया आपके पास, बट अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, वो ज़रूर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इन सब की शुरुआत करने के पहले जो है बहुत बेसिक लेवल से, जहाँ से इंग्लिश शुरू होता है, थर्ड फोर्थ के बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है वहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके क्रम में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं पर्सन। पर्सन क्या होता है, कितने होते हैं? पर्सन्स होते हैं 3। दे आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर, जो बोलते हैं वो होता है फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है लिसनर, वो होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है थर्ड पर्सन। तो देख लेते हैं पर्सन। देयर आर 3 persons. फर्स्ट पर्सन, स्पीकर जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। स्पीकर बोलने वाला, जो बोल रहा है वो है फर्स्ट पर्सन। आई और वी। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। फिर होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला, लिसनर।
लिसनर इज सेकेंड पर्सन, यू और दाओ। दाओ ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश दाओ, दाओ, दी, दाई, दाइन, पुराने इंग्लिश में जो ओल्ड लिटरेचर में इस्तेमाल होता है। सेकेंड पर्सन सुनने वाला। फिर थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वो होते हैं थर्ड पर्सन, हु और व्हाट इज स्पोकन। हु अबाउट whom और what we speak, who और what is spoken about इस थर्ड पर्सन। इसके लिस्ट में जिसके बारे में बात करते हैं, बात की जाती है, वो होता है थर्ड पर्सन। इसमें ही ले लें, शी ले लें, इट को एक नाम ले लो आप, बुक, पेन, इसका लिस्ट इनफाइनाइट है। थर्ड पर्सन्स को हम पूरे थर्ड पर्सन्स जितने भी होते हैं अगर सबको अब यहाँ लिखना चाहेंगे तो मुमकिन नहीं क्यों, क्योंकि हर वो चीज़ जिसका एक नाम है वही नाउन है और वही थर्ड पर्सन्स है, तो इसका लिस्ट बहुत बड़ा है। तो ये पर्सन्स हमने देख लिया। तो कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हम देख रहे हैं क्योंकि एकदम स्क्रैच लेवल से समझने की कोशिश हो रही। पर्सन्स हमने देख लिया, अब कोशिश करते हैं नंबर के बारे में आते हैं। नंबर, नंबर, दे आर टू नंबर्स, दो नंबर्स होते हैं, सिंगुलर सिंगुलर जो है वन पर्सन, इट रेफर्स टू एक पर्सन या वन थिंग के बारे में बताता है, वन पर्सन और थिंग। सिंगुलर, बुक, पेन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट। प्लूरल, इट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज्यादा पर्सन्स, थिंग को हम कहते हैं प्लूरल। मोर देन वन पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल्स, बुक्स, पेन्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमने नंबर भी देख लिया। फिर आता है जेंडर। बहुत बेसिक चीजों से हमने शुरुआत करी है। जेंडर, जेंडर्स होते हैं फोर, देयर आर फोर जेंडर्स। मैस्कुलिन, इट रेफर्स टू मेल और मैन, मैस्कुलिन। इसमें एग्जाम्पल्स आ गए बॉय, मैन, पुलिंग के लिए। दूसरा होता है फेमिनिन, इट रेफर्स टू फीमेल और गर्ल्स, गर्ल, विमेन। कॉमन, कॉमन में स्टूडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। एक बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, दिस इज कॉमन। तो इसमें स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट और फोर्थ होता है न्यूटर।
इट रेफर्स टू, ये तो ना तो मेल होता ना फीमेल होता, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इन्फेंट के लिए होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात होते हैं, शिशु होते हैं, और जहाँ पे मेल एंड फीमेल इट्स अंडरस्टूड दैट इज बच्चों के लिए इट का इस्तेमाल कर देते हैं, एनिमल्स के लिए होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। तो यहाँ पे हमने जेंडर भी देख लिया। मैस्कुलिन रेफर्स टू, ये सिर्फ मेल की बात करता है, फेमिनिन जो होता है फीमेल, और कॉमन जो हो गया ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और न्यूट्रल हो गया, ये ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के इस्तेमाल करते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जेंडर भी हो गया। अब आगे जो है केस पे ध्यान देते हैं। केस, ये केस बड़ा, केस को ना हिंदी में भी हमने पढ़ रखा है, इसको कारक कहते हैं हिंदी में। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आगे हमें बड़े जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने में इन सभी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, और इसीलिए ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। कारक हिंदी में हमने सभी पढ़ रखा है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य के क्रिया के साथ संबंध प्रकट करना ही कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के क्रिया के साथ संबंध प्रकट करना ही कारक होता है। जो नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं उसका सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ, स्पेशली वर्ब के साथ उसका जो रिलेशन होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कारक कहते हैं। हिंदी में हमने कारक 8 पढ़ा है, इंग्लिश में भी वो 8 होते हैं, बट वो 8 में से हम 3 या 4 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम पढ़ते हैं। बट फिर से एक अपनी वो यादें जो हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ रखा है उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा फर्क नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि जब आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हिंदी ग्रामर को भी साथ में रखेंगे आप, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, हमारा जो कोशिश है, बड़े आसानी से, बड़े कम मेहनत में हमारी समझ जो है बहुत पक्की और बहुत मजबूत होगी। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है कर्ता कारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस। साथ साथ करने की कोशिश करेंगे, और इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस का मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, वाक्य का जो कर्ता होता है उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। और उसकी जो विभक्तियां, जो साइन हमने पढ़ा है, कर्ता मतलब क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाले को हम लोग कर्ता कहते हैं, और इसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। इंग्लिश में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल देखेंगे हम, अगर हम नाउन प्रोनाउन की बात करेंगे तो आई, कर्ता कारक का मतलब हो गया सेंटेंस का जो सब्जेक्ट, और यहाँ पे ही, और यहाँ पे शी। और अगर हम किसी नाम की लेते हैं तो नाम तो राम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, कर्ता कारक है ये। आई, ही, शी, राम। दूसरा जो होता है हिंदी में हम पढ़ते हैं कर्म कारक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, या इसको कहते हैं एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में साथ में इसी रख रहा हूं क्योंकि हिंदी तो हमने पढ़ ही रखा है, उसी के बिहाफ पे इंग्लिश भी हम पढ़ लेते हैं तो हम समझ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक का मतलब होता है जो वाक्य का जो कर्म बनता है, सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट बनता है।
तो अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मी होगा। सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मी होगा, हिम होगा, सॉरी। सब्जेक्ट अगर शी है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पे हर होगा। और अगर सब्जेक्ट राम है तो सब्जेक्ट संज्ञा, चाहे वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बने या चाहे वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बने, नाम ही रहता है। यहाँ पे नाम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक और वर्ड इसमें मैं डाल देता हूँ, हु भी नॉमिनेटिव केस है। तो आई हो गया नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक का, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक मी, ही का हिम, शी का हर, राम नाम है तो राम ही रहेगा, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हूम। इसीलिए जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं, ये जो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, ये बड़ा आगे जाकर बहुत टिपिकल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स को समझने में मदद करता है। क्योंकि जब तक ये ऑब्जेक्ट्स हमें समझ में नहीं आएगा, हमें एक्टिव पैसिव हमें समझ में नहीं आएगा। हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को निकाल नहीं पाएंगे, हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आप याद कर पा रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस जो हु से शुरू होता है एक्टिव में, उसका पैसिव हम बाय हुम से करते हैं, क्योंकि हु अगर नॉमिनेटिव केस है, अगर कर्ता कारक है, तो हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है। तीसरा हम कहते हैं संबंध बोधक, इसको कहते हैं इंग्लिश में पोजेसिव। अच्छा, कर्म कारक का ऑब्जेक्ट, इसका विभक्ति कर्ता ने कर्म को, इसका विभक्ति हो जाता को, इसको साथ में लिखते चलते हैं। संबंध कारक को इंग्लिश में कहते हैं पोजेसिव केस, और इसका विभक्ति क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। हम साथ में कारक की भी यादें थोड़ा सा हम ताज़ा कर लेते हैं। पोजेसिव केस हो गया। पोजेसिव केस का मतलब होता है किसी से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से उसका संबंध। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं, मी का पोजेसिव केस दो हो सकता है, माई या माइन। हिम का पोजेसिव केस हिज। हर का पोजेसिव केस हर, हर्स। इसका हर ही ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है, पोजेसिव भी होता है। राम का करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। संज्ञा में संबंध बोधक कारक बनाने के लिए उसमें हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। और हु का पोजेसिव केस जो हो जाएगा वो हो जाता है हुज। चौथा जो कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक। संबंध को मैंने बीच में ले लिया क्योंकि इंग्लिश में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके होते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का इंग्लिश में कहते हैं डेटिव माने जिसके लिए कुछ किया जाए, और इसकी विभक्ति होते हैं के लिए। अगर आपको हिंदी में याद होगा, के लिए। एक एग्जाम्पल, जैसे फादर बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। तो मी हो गया यहां पे डेटिव केस। किसके लिए खरीदा गया? फादर बॉट अ गिफ्ट फॉर मी। पिताजी ने मेरे लिए एक गिफ्ट, पिताजी ने मेरे लिए एक उपहार खरीदा। तो यहां पे मी हो गया डेटिव केस, संप्रदान कारक। इसमें जो होता है एक सेंटेंस में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट्स होता है। एक्चुअली यहाँ पे एक गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। गिफ्ट को हम कहते हैं
यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे डेटिव केस कहते हैं। पांचवा जो होता है अपादान, ये ज़्यादा इसको इंग्लिश में हम अपादान का मतलब होता है कि एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग हो जाना, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग हो जाना। से जैसे हम कहते हैं पौधे से पत्ती गिरा, तो इसका इंग्लिश में हम यूजेस में उतने नहीं आते हैं। फिर हो गया करण कारक, करण कारक का मतलब होता है विभक्ति होता है से के द्वारा। अच्छा, अपादान को इंग्लिश में कहते हैं एब्लेटिव, होते हैं तो इसका भी टर्म्स एब्लेटिव, बट इसका इंग्लिश में उतना इस्तेमाल नहीं होता है। करण कारक को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल। और 6 जो होता है अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति होता पर में, मतलब कर्ता क्रिया का आधार, और इसको अधिकरण को हम लोग कहते हैं लोकेटिव। इंग्लिश में नाम तो होता ही है लोकेटिव केस। और लास्ट में जो है 8 हो जाता है संबोधन, इसको कहते हैं वोकेटिव। ये इंग्लिश में होता है। जैसे मुझे किसी को बुलाना है, राम को बुलाना है, तो क्या करेंगे, राम कम हियर। तो राम को पुकारा मैंने, किसी को आवाज देना, वो अरे सुनो, ये सारी चीजें होता, तो राम यहां पे हो गया वोकेटिव केस। तो ये कारक इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, और जो होता है डेटिव केस, और जो होता है वोकेटिव केस। ये 5 इंग्लिश में भी इसके इस्तेमाल होते हैं। हमने पर्सन देख लिया, हमने नंबर देख लिया, हमने जेंडर देख लिया, हमने केस देख लिया। इसके बाद एक और टर्म्स हम देख लेते हैं। उसमें एक प्रोनाउन का टाइप्स होता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन, ये क्या होता है और ये अचानक बीच में कहाँ से आ गया? तो किसी नाउन प्रोनाउन में सेल्फ फॉर्म लगता है, सेल्फ लगता है, और किसी में सेल्फ लग जाता है। तो किसमें सेल्फ लगता है और किसमें सेल्फ लगता है, ये समझने की ज़रूरत है। जो सिंगुलर होते हैं उसमें सेल्फ लगता है, और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ सेल्फ लगता है। आई सिंगुलर है तो बन गया माई सेल्फ। वी प्लूरल है, वी हैव प्लूरल, तो ऑफकोर्स इसके साथ आवर सेल्फ। यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो जब सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और जब प्लूरल है तो योर सेल्फ। क्योंकि सेकेंड पर्सन्स का अभी सिंगुलर एंड प्लूरल यू से ही काम चलता है, तो अगर यू सिंगुलर के सेंस में इस्तेमाल हो रहा तो हम योर सेल्फ लिखेंगे, और यू अगर प्लूरल के सेंस में इस्तेमाल हो रहा तो योर सेल्फ लिखेंगे। ही से सिंगुलर है तो ऑफकोर्स सेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ। शी के साथ हर सेल्फ सिंगुलर है, इट के साथ इटसेल्फ, और दे के साथ प्लूरल है तो इसमें भी सेल्फ, देमसेल्फ। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये जो सेल्फ वाले फॉर्म्स हैं ये
रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं और एम्फैटिक भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि कब ये रिफ्लेक्सिव होगा और कब ये एम्फैटिक होगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब समझने की कोशिश कर ले। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है ये रिफ्लेक्ट से निकल के आया है। रिफ्लेक्ट का मतलब हो गया वापस आ जाना। सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं इस दीवार के अगेंस्ट मारूं वापस बॉल मेरे पास आ जाएगा, तो रिफ्लेक्ट होके आ गया। तो कब सेल्फ वाला फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा? कि अगर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस का जो, अगर वाक्य का जो करता है, अगर कुछ वो काम करता है और उस काम करने का अंजाम उसी पे आ जाए, उसी काम को उसने किया और काम के का जो इफेक्ट होता है कार्य होने का उसको भी वापस उस पे आ जाए, उसने रिसीव किया। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव। और सेल्फ वाला फॉर्म एम्फैटिक तब होता है, एम्फैटिक का मतलब होता है एम्फैसिस डालना, उसमें ज़्यादा गौर फरमाना, उस पर ज़्यादा उसको हाईलाइट करना, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अपने आप को एम्फैटिक प्रोनाउन कब हो जाएगा? वो जब उसको एम्फैसिस डालेगा, ज़्यादा अपने ऊपर जोर डालेगा, तो वो हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कब वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कब वो एम्फैटिक हो सकता है। चीज़ें ये क्लियर हो गया। तो इसमें अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये सेल्फ वाला फॉर्म कब रिफ्लेक्सिव होता है और सेल्फ का फॉर्म ये कब एम्फैटिक होता है। तो अगर हम बोलें कि आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, कि खेलते वक्त मैंने खुद को चोट लगा लिया। तो यहाँ पे इसने कुछ काम करा और इसके काम का असर वापस इसी पे पड़ गया, खुद को ही चोट लगा लिया, तो ये यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्सिव। और अगर कहता है, अगर मैं कहता हूं कि आई माई सेल्फ डू ऑल माई वर्क, कि मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहाँ पे माई सेल्फ हो गया एम्फैटिक। ये फर्क है। तो सेल्फ वाला फॉर्म, सेम फॉर्म जो है रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और एम्फैटिक भी हो। एक और एग्जांपल देख लें, वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स, हमें खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये और ये दोनों सेम हो गया, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर वापस आ गया। हमें यकीन होना चाहिए किसी और पे नहीं, खुद के ऊपर, तो वापस आ गया। तो ये यहाँ पे हो गया रिफ्लेक्सिव। और अगर ऐसे कहते हैं वी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम आवरसेल्फ, और वी सॉल्व द प्रॉब्लम आवरसेल्फ, हमने समस्या का समाधान खुद किया। तो यहाँ पे कि बिना किसी के मदद लिए हुए, तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म जो हो गया एम्फैटिक। ये डिफरेंस होता है एम्फैटिक और प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो अभी हमने मोटा मोटी 5 सिंपल टर्म्स को हमने देखा, समझा। क्या क्या था? पर्सन, नंबर, जेंडर, केस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अब इन्हीं चीज़ों को एक टेबल के माध्यम से उनको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इन सबको एक टेबल के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। किन चीज़ों को? नंबर्स को, पर्सन्स को, जेंडर को, केस को और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन को। टेबल बना लेते हैं। एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, पीसी का मतलब पॉजेसिव केस, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को जो हमने अलग अलग पढ़ा है, प्रोनाउन को अलग से पढ़ा,
नंबर को अलग से पर्सन्स को अलग से पढ़ा, नंबर को अलग से पढ़ा, जेंडर्स को अलग से पढ़ा, केस को अलग से पढ़ा, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन को अलग से पढ़ा। उन सबको यहाँ पे कलेक्टिव तौर पे, सामूहिक तौर पे एक टेबल पे हम इसको रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत नॉमिनेटिव केस का मतलब कर्ता कारक केस में हमने देख लिया, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक हमने केस कारक में देख लिया, एंड पोजेसिव केस का मतलब संबंध कारक, उसको भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। मी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ऑब्जेक्टिव केस। अब पोजेसिव में दो हो गए, यहाँ पे पोजेसिव केस दो हो गए, एक प्रोनाउन एक एडजेक्टिव ले लो आप, ये इसको डिटर्मिनस भी कह लेते हैं, और ये प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन शुरुआत करिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई नॉमिनेटिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, और पोजेसिव एडजेक्टिव कह लो या डिटर्मिनस कह लो माई, और प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिव आई है तो इसके साथ माई सेल्फ। ये यहाँ पे, इसलिए मैंने उन पांचों चीज़ों को पहले हमने समझ लिया, पर्सन्स को समझ लिया, नंबर को समझ लिया, जेंडर को समझ लिया, केस को समझ लिया, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन को समझ लिया। अब उनको यहाँ पे टेबल पे रखने की कोशिश है। मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर्स को कर दिया, बाकी आप खुद करने की कोशिश करेंगे। वी, फिर यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको खुद से फिल करें, आप खुद से कोशिश करें फिल करने का। आई का अगर ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, पोजेसिव एडजेक्ट माई, माइन, माई सेल्फ है, तो वी का करें। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो, वी क्या हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, इसका आवर, पोजेसिव एडजेक्टिव आवर, पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स, एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, ओ यू आर एस, और रिफ्लेक्सिव में ये प्लूरल है तो आवर सेल्फ। यू से बात करें, यू का ऑब्जेक्ट केस यू ही होता है, और यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव योर, प्रोनाउन योर्स, और यहाँ पे योर सेल्फ सिंगुलर। अगर यू को हमने सिंगुलर में लिया तो योर सेल्फ हो गया, और अगर ये प्लूरल होता है तो यहाँ पे ये योर सेल्फ हो जाएगा। ही की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, और पोजेसिव प्रोनाउन हिज, इसका दोनों का हिज ही होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हिज और पोजेसिव प्रोनाउन भी हिज, और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर, पोजेसिव प्रोनाउन हर्स, और यहाँ पे हरसेल्फ। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पोजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है यहाँ पे, और सेल्फ वाला फॉर्म में इटसेल्फ। दे का थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर इट, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। दे का दे, देम, देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स, और ये देमसेल्व्स। एक और होता है जैसे सेकंड पर्सन का सिंगुलर होता है यू ना, तो एक पुराने इंग्लिश में दाऊ, ये पुराने इंग्लिश में सेकंड पर्सन भी माना जाता है, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे आप सेकंड पर्सन के साथ। ओल्ड इंग्लिश में आता है दाऊ, दी, डाई, डाइन, और दाई सेल्फ। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक टेबल है, बहुत बुनियादी टेबल है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम समझने की कोशिश करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी वीडियो की, जहाँ पे हमने ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इज एम आर में से इज एम आर कहाँ लगना है, वॉज वर्ब कहाँ लगना है, हैज़अप कहाँ लगना है, डूडस कहाँ लगना है, प्ले प्लेस कहाँ लगना है।
वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में मुझे इतना चीज़ें, बेसिक चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे मैंने आंसर्स कर दिया था, बट मैं चाहता हूँ कि उस सेम एक्सरसाइज को आप दोबारा करें, खुद से करें इस बार, इसीलिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। उस क्रम में एक और चीज़ समझ लें, उसको समझ लेने के बाद जो है आप उस कंप्लीट एक्सरसाइज को खुद कर पाएंगे, खुद बड़े आराम से, और कभी मिस्टेक्स नहीं होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके लिए करना है क्या है, एक दो और टेबल कर लेते। एक टेबल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के साथ ही आपके कंफ्यूजन जो है कि डू डज में से डू डज कहाँ लगने, डू कहाँ लगने हैं, हैज़ में से हैज़ कहाँ लगना है, हैव कहाँ लगना है, वॉज में से वॉज कहाँ लगना है, वर कहाँ लगना है, और प्ले प्लेज में से प्ले कहाँ लगना है, प्लेस कहाँ लगना है, ये क्लियर हो जाएगा। आप खुद से कर लेंगे और कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप। तो आप बताएंगे कि हमने तो पर्सन्स नंबर ऑलरेडी कर रखा है, फिर दोबारा क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स याद करने से, समझने से, वो डू डस का टेबल, वॉज वर का टेबल, हैज़ हैव का टेबल, प्ले प्लेस का टेबल, इज एम का प्ले टेबल, हमेशा के लिए ये जो दर्द है, ये जो कंफ्यूजन है, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पहला इसमें पॉइंट होता है ही, शी, इट, हमने ऑलरेडी देख रखा है। ये कॉलम हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, ये कॉलम हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का। पहला पॉइंट है, 5 पॉइंट्स याद रखने हैं हमें। पहला पॉइंट है ही, शी, इट। ही कभी प्लूरल दे होता है, शी कभी प्लूरल दे होता है, और इट कभी प्लूरल दे होता है, तो यहां पे दे। सेकेंड पॉइंट, एनी वन नेम, एनी वन नेम, एक नाम होना चाहिए, एक नाम। पॉइंट्स को याद रखेंगे आप, एक नाम। 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ जाएगा। यहां पे आप अपना नाम लिख लो, मैंने लिख दिया राघव, यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसका प्लूरल में क्या आ जाएगा, यहां पे एनी वन नेम है तो ऑफकोर्स यहां पे क्या हो जाएगा, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। यहां पे क्या करेंगे आपने अपना नाम लिखना है और उसके साथ अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, राघव एंड गर्वेश। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिखना है, आपका फ्रेंड का नाम लिखना है। तीसरा पॉइंट हो गया एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी एक वचन संज्ञा, एनी सिंगुलर नाउन, जैसे बुक, पेन, बॉय, गर्ल, संज्ञा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए और सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। इधर क्या हो जाएगा, एनी प्लूरल नाउन, नाउन होएगा बट वो प्लूरल में होगा, संज्ञा होगा बट वो बहुवचन फॉर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे बुक है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बुक्स हो जाएंगे, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन्स हो जाएंगे, यहाँ पे बॉय है, यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव बोल लो या पोजेसिव डिटरमिनर्स बोल लें, बात एक ही है। पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटरमिनर्स प्लस सिंगुलर नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटरमिनर्स प्लस सिंगुलर नाउन। जो हमने इसके पहले जो टेबल देखा,
आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवरसेल्व्स। जो थर्ड कॉलम है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव का, वो प्लस सिंगुलर नाउन, जैसे माई फ्रेंड। तो माई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे फ्रेंड लग गया तो ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। आवर टीचर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, ये हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। इसका प्लूरल पार्ट क्या हो जाएगा? सेम, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। यहां पे माई फ्रेंड है, ऑब्वियसली यहां पे माई फ्रेंड्स हो जाना है। यहां पे आवर टीचर है, ऑब्वियसली यहां पे आवर टीचर्स प्लूरल हो जाने। यहां पे हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर्स। हर सिस्टर, यहां पे हर सिस्टर्स। और फिफ्थ पॉइंट जो है, इस कॉलम का लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए, एंड फिफ्थ पॉइंट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, मिल्क, और इसका प्लूरल नहीं होता है, देयर नो प्लूरल। अनकाउंटेबल जो नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उसका बहुवचन रूप नहीं होता। ये टेबल मैजिक है, मैजिकल टेबल इसको मैं कहता हूं। इस टेबल को समझने के बाद जो हमारा वो कंफ्यूजन था कि डू डज में से डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, हैज़अप में से हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, इज एम में से इस कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, प्ले प्लेज में से प्ले कहाँ लगेगा, प्लेस कहाँ लगेगा, और डू डज में से डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, इसका आंसर यहाँ पे है। वो पॉइंट्स क्या थे, वहीं से हमने शुरुआत की थी, और वहाँ पे आंसर्स तो मैंने कर दिए थे, बट इसको करने के बाद आप आंसर्स खुद करेंगे। पॉइंट्स क्या क्या थे वहाँ पे हमारे पास? वॉज वर्ब, कि वॉज वर्ब में से वॉज वर्ब कहाँ लगना है, हैज़ हैव में से हैज़ हैव कहाँ लगना है, डू डज में से डू डज कहाँ लगना है, और प्ले प्लेज में से प्ले और प्लेस कहाँ लगना है, और इज एम आर में से इज एम आर कहाँ लगना है। यही तो था, यहीं से तो हमने शुरुआत की थी आज की वीडियो की, पहली वीडियो की। तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है ही शी इट, दूसरा पॉइंट है एनी वन नेम, कोई एक नाम, तीसरा पॉइंट है एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन, चौथा है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, और पांचवा है अनकाउंटेबल नाउन। ये 5 चीजें, 5 फिंगर्स वी हैव इन आवर हैंड्स, हाथों में 5 उंगलियां हैं, इन पांचों पे फिक्स कर लें। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का पहला पॉइंट ही शी इट, दूसरा पॉइंट एनी वन नेम, कोई एक नाम, तीसरा पॉइंट एनी सिंगुलर नाउन, कोई एक वचन संज्ञा, चौथा पॉइंट पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, और पांचवा पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन। यही 5 पॉइंट्स आपको जो है हमेशा के लिए जो कंफ्यूजन रहता है उसको, कंफ्यूजन को दूर कर देगा। कोशिश करते हैं वॉज वर्ब कहाँ होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा, और बाकी सभी के साथ वर्ड लगेगा। तो यहां पे वॉज लग दें, और आई के साथ भी वॉज लगता है। वॉज वर्ड की बात करें कि वॉज कहां लगेगा, वर्ड कहां लगेगा, तो वॉज वर्ड में से वॉज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, इन 5 पॉइंट के साथ। ही शी इट, एनी वन नेम, एनी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इनके साथ ही वॉज लगेगा, और वॉज आई के साथ भी लगेगा। बाकी कुछ भी हो उनके साथ वर, बाकी कुछ भी हो उसकी फिक्र नहीं करनी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज और आई के साथ वॉज, बाकी दुनिया में कुछ भी हो उसके साथ वर।
और हाँ, एक पॉइंट तो वो भी आपको याद रखना कि वर आई के साथ भी लग सकता है, ही के साथ भी लग सकता है जब आप इमेजिन करते हैं ना, जब वो तो एक अलग ही सेंटेंस हो गया कि आई विश, काश मैं बिलियनियर होता, तो वो तो इमेजिनेशन सेंटेंसेस में वर तो आई के साथ भी लग जाएगा। वॉज वर क्लियर? वॉज कहाँ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है? ये 5 पॉइंट्स और आई के साथ। अब हैजअप की बात करते हैं। हैजअप में से हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी कुछ भी हो हैव, तो यहाँ पे हैज लगा दें। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इनके साथ हैज, बाकी कुछ भी हो उनके साथ हैव। डूडस की बात कर लें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, इन्हीं 5 पॉइंट के साथ डज, बाकी कुछ भी हो उसके साथ डू। प्ले प्लेस की बात कर लें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्लेज, इनके साथ प्लेज, बाकी दुनिया में कुछ भी हो उनके साथ प्ले। और इजेमार की बात कर लें तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज और आई के साथ एम और बाकी कुछ भी हो दुनिया में उसके साथ आर। फिर से कहां से हमने शुरू किया था कि हमें इजेमार कहां लगाना है, वॉज वर कहां लगाना है, हैजअप कहां लगाना है, डू डस कहां लगाना है, प्ले प्लेस कहां लगाना है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका आंसर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज, आई के साथ भी वॉज, बाकी कुछ भी हो दुनिया में उसके साथ वर। हैजअप में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, बाकी कुछ भी हो दुनिया में हैव। डू डज में से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, बाकी कुछ भी हो दुनिया में डू। प्ले प्लेस में से प्ले प्लेस कैसा है? कुछ वर्ब के साथ एस और यस लगता है, कुछ वर्ब के साथ नहीं लगता है, तो वो वर्ब जिसके साथ एस यस लगता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, बाकी कुछ भी हो उनके साथ प्ले। और इजेमा में से इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम, आई के साथ और बाकी सभी के साथ आर। यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो इज है इसका ही पास्ट टेंस होता है वॉज, और ये एम है, एम का ही पास्ट टेंस वॉज, और ये जो आर है, आर का ही पास्ट टेंस है वर। इसलिए प्रेजेंट टेंस में 3 है, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में 2 है। क्यों? क्योंकि इज का भी पास्ट टेंस वॉज, एम का भी पास्ट टेंस वॉज और आर का पास्ट टेंस वर। हैज और हैव ये दोनों प्रेजेंट टेंस है, हैड पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में इकलौता हैड ही है, तो सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो हैड ही लगेगा, वहां कंफ्यूजन ही नहीं है। डू और डज इनका पास्ट टेंस होता है डिड, तो पास्ट में तो आपके पास डिड ही है, तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो प्रेजेंट टेंस में डू और डज में। और प्ले और प्लेज, प्ले का भी पास्ट टेंस प्लेड होता है और प्लेस का भी पास्ट टेंस प्लेड होता है, तो पास्ट टेंस में सिर्फ एक है प्लेड, तो वहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। क्लियर हो गया? फिर से यहाँ पे हम आके इसको समझने के बाद फिर से वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे हम कि आई के साथ इजेमा में से क्या लगना है, वी के साथ इजेमा में से क्या लगना है और यू के साथ क्या लगना है, उसको दोबारा करते हैं, बट इस बार आप करेंगे, इस बार आप करेंगे और आप कर लेंगे 100% श्योर आई एम, क्योंकि आपने समझ लिया। कोशिश करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आई, फिर वी, यू, ही, शी, दे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, राघव की जगह आप अपना नाम लिखेंगे राघव एंड गर्विश। यहाँ पे आप अपना नाम, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे माई फ्रेंड, सिंगुलर है, माई फ्रेंड है। दूसरा माई फ्रेंड्स प्लूरल, और नेक्स्ट बॉय और गर्ल। इसके साथ हम, आप खुद करें, इस बार थोड़ा सा नंबर मैंने बढ़ा दिया है, ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो मेरा यह मानना है कि पूरी ग्रामर को जो मैं 50 लेक्चर्स के माध्यम से आपके साथ साझा करने की जो मेरी कोशिश है, और वो कहते हैं ना कि वेल बिगन इज हाफ डन, और किसी चीज़ों की शुरुआत अगर आप अच्छे से हो जाते हैं तो वो सफ़र आधा वही ख़त्म हो जाता है।
ये सारे हैं। इसके नंबर्स ऑफ पर्सन मैं ज़रूर बता दे रहा हूँ। आई हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी हैव फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यू हैव सेकंड पर्सन सिंगुलर भी कह सकते हैं आप, प्लूरल भी कह सकते हैं। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, राघव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। राघव एंड गर्वेश थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर मैस्कुलिन जेंडर। माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, माय फ्रेंड्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, और गर्ल्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एंड फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे क्या करना है, वही लिखना है आपको। इज वॉज में से वॉज लगेंगे या वर्ड लगेंगे, हैज़ में से हैज़ लगेंगे या हैव लगेंगे, डू डज में से डू लगेंगे, डज लगेंगे, प्ले प्लेज में से प्ले लगेंगे, प्लेज लगेंगे, इज़ेमा में से इज़ेमा में से कहाँ लगे। और ये अगर आपने कर लिया, करेंगे भी आप, मेरा ये दावा है कि आप पूरी तरीके से कर लेंगे आप। एक मैं करने की करता हूँ, आई के साथ वॉज में से वॉज, हैज़ में से हैव, डू डज में से डू, प्ले प्लेज में से प्ले, इज़ेमा में से एम। फिर से एक बार मैं यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वॉजबा में से वॉज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और आई के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, वही 5 पॉइंट जो आपने करे हैं। ही शी इट एनी वन नेम, ही शी इट एनी वन नेम, सिंगुलर नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन एंड अनकाउंटेबल। उन्हीं 5 के साथ वॉज लगेगा और आई के साथ भी वॉज लगेगा, बाकी सभी के साथ वर्ड लगेंगे। हैज़ में से उन्हीं 5 के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ लगेंगे, बाकी दुनिया में कुछ भी हो हैव लगेगा। डू डज में से उन्हीं 5 के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा, बाकी दुनिया में कुछ भी हो डू लगेगा। प्ले प्लेज में से उन्हीं 5 के साथ प्लेज लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ प्ले लगेगा। इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, एम लग जाएगा आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सभी के साथ आर। आप कर लें और फिर इसको आप एक बार जरूर मैच कर लेना। वी के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वर, हैव, डू, प्ले, आर। यू के साथ वर, हैव, डू, प्ले, आर। ही के साथ वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। शी के साथ वॉज, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है। वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया, वर, हैव, डू, प्ले, आर। राघव थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। राघव एंड गर्वेश थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वर, हैव, डू, प्ले, आर। माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। माय फ्रेंड्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर वर, हैव, डू, प्ले, आर। बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर वॉज, हैज, डज, प्लेज, इज। और गर्ल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर हो गया वर, हैव, डू, प्ले, आर। तो ये रहा मेरा सफ़र का, एक लंबे सफ़र का पहला लेक्चर। 50 लेक्चर के माध्यम से मेरा दावा है कि पूरी ग्रामर को आपके साथ बहुत ही सरल तरीके से उदाहरण के साथ कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपको कभी किसी दूसरे ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जय जवान,
जय किसान, जय भारत, जय हिंद।